नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 94वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में हिंदी नाम से प्ले लिस्ट है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अभेद, इसमें अ उपसर्ग है। अगला है अचूक, इसमें अ उपसर्ग दिख रहा है। अगला है अकथ, कथ एक शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगा है। अगला है अनुज, तो नुज कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या संबंध कारक? तो यहाँ प्रश्न कह रहा है उसने टेढ़ी चाल चली, तो किसने चली? राम ने चली, मोहन ने चली। तो टेढ़ी चाल चली तो किसी व्यक्ति ने चली, कर्ता ने चली, इसलिए यहाँ पर ने आया, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? ग्राह्य का विलोम शब्द बताना है। ग्रहण, त्याग, त्याज्य या ग्रहित? तो ग्राह्य का विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, खरा खोटा। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? खरा खोटा शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो यहाँ खरा खोटा दोनों शब्द प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर जो आपका समास होता है द्वंद्व समास होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व समास एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़, भीड़ क्या होती है? समूह में होती है, बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। सभा, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन दौड़ शब्द जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नंबर 6 है, अंगिका किस राज्य की बोली है? क्या कह रहा है प्रश्न? अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की या बंगाल की? तो अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार राज्य की बोली है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है वो हमें बताना है। मस्तक, मस्तक होता है इसलिए आपका पुल्लिंग शब्द। रचना, रचना होती है इसलिए आपका स्त्रीलिंग शब्द। ग्रंथ होता है इसलिए आपका पुल्लिंग शब्द। उपहार होता है इसलिए आपका पुल्लिंग शब्द। तो हमसे प्रश्न कहा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपको रचना दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, राष्ट्र की, राष्ट्र शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र होगी, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा जो होगी वो राष्ट्रीयता हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है घर का काम कर लो। ऑप्शन बी गरिमा और काजल बहनें हैं। ऑप्शन सी मैं आज इंदौर जा रहा हूं। ऑप्शन डी आज बारिश होगी। तो इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हम, तुम, मैं,
वह, यह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो इनमें से कोई आपको कहाँ दिख रहा है क्या? इसमें से कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका सर्वनाम नहीं हो सकता इस वाक्य में। गरिमा और काजल बहिने हैं, इसमें भी कोई पद नहीं आया ऐसा। में जो शब्द है ये आपका सर्वनाम है, इसलिए इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अव्ययी भाव समास में, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वो समास होता है आपका बहुब्रीहि समास। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास। तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर आपको याद रखना है द्वंद्व समास, और जहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर आपको याद रखना है बहुब्रीहि समास। तो हमसे प्रश्न पूछा था जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पापड़ बेलना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा है। पापड़ बनाना, यह अर्थ नहीं होगा। मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी है खाना बनाना। ऑप्शन डी पतली रोटी बनाना। तो पापड़ बेलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मुसीबत उठाना। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। तुलसीदास किसकी कविता है? क्या कह रहा है प्रश्न? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कभी कभी इसमें ऑप्शन तुलसीदास भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, ई ऑप्शन इसमें लिख देते हैं एक और ऑप्शन तुलसीदास। तब बहुत सारे तुलसीदास किसकी रचना होगी? तुलसीदास की। तो ये आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो रचना है वो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसलिए राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी। तुलसीदास रचना जो है ये किसकी कविता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? क्या कह रहा है प्रश्न? मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हम मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः, मनः धन रंजन। क्या होगा? मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन। तो यहाँ पर विसर्ग लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो संधि होगी आपकी विसर्ग संधि होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? क्या कह रहा है प्रश्न? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? जूस होता है, आनंद होता है, प्रलय होता है या फिर प्रेम होता है? तो साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है। रस को पढ़ने से जो आनंद आता है वही रस है। मतलब पंक्तियों को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। तो साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है। तो बी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। ऑप्शन बी है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो। ऑप्शन सी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्ण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको केवल लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेहतरीन शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पूरा आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।